अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पार्टनर की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर क्यों करती है, और हम राइट पार्टनर जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो हमारा रोल है वो कैसे प्ले कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में भी बहुत सा इख्तियार दिया है, तो वो हम अपने इख्तियार को कैसे राइट वे में यूज़ कर सकते हैं टू इंश्योर कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी शेयर करने जा रहे हैं वो वैसा ही हो जैसा हमें लॉन्ग टर्म में चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती, जिसके साथ आप खुश नहीं हैं, और जिसके साथ एट द सेम टाइम आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तो ये किसी डेथ सेंटेंस से ऑनेस्टली कम नहीं है। अगर आप एक शादी में होते हुए भी एक लोनलीनेस आपके अंदर है, आप लोनली फील कर रहे हैं एक बंदे के साथ रहते हुए भी, इससे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ कोई नहीं होती। और वी नो के बहुत सारे लोग सिर्फ बच्चों की वजह से ऐसी मैरिजेस में स्टक हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट कि हम पहले से जो हमारा पार्टनर है ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ हम ज़िंदगी को लुक फॉरवर्ड करें, जिसके साथ हम बुढ़ापे को लुक फॉरवर्ड करें। क्योंकि अगर आपकी आपस में नहीं बनती तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मजीद टॉक्सिक होते जाते हैं, और इनफैक्ट बुढ़ापे में आके तो बहुत ही बुरी हालत होती है। वी हैव सीन दिस कि बहुत सारे लोग जो बुढ़ापे में, वी सी दिस नाउ कि बहुत सारी डिवोर्सेज जो हैं वो 45 के बाद हो रही हैं, 50s में हो रही हैं, इवन सो मच सो कि 60 ईयर्स में बच्चों की शादियां कर देने के बाद भी जब लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और उनके पास वो दरमियान में जोड़ने वाली जो चीज़ बच्चे होते हैं वो नहीं होते, तो चीज़ें और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाती हैं। एंड आई विल कोट अ स्टोरी हियर विद अ क्लाइंट ऑफ माइंड। शी वॉज अ 60+ ईयर्स ओल्ड वुमन, और जब वो मेरे पास आई तो शी वॉज जस्ट डेवस्टेटेड। जैसे कहते हैं ना कि इंसान बस शिकस्त खुर्दा और उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो बस बहुत तकलीफ है। और उनको सबसे बड़ा पछतावा ये था कि मैंने अपने हस्बैंड को 40 ईयर्स में क्यों नहीं छोड़ा। और बच्चों की शादियां हो गई हैं, बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, और आप जब वो अपने बच्चों से इवन ये बात कहती हैं कि मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो आगे से कहते हैं कि आपने इतना साल गुजारे हैं, अब इसी बंदे के साथ गुजारे हैं। और उन खातून जो हैं उनके, ऑब्वियसली मैंने मर्द का पर्सपेक्टिव तो नहीं सुना और मैं यहाँ पे खातून को ठीक भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन बात यह है कि शादी में ऑब्वियसली उनके हस्बैंड भी खुश नहीं है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और वो दोनों एक ही घर में, बड़े से घर में, डिफरेंट स्टोरीज में रहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ पेपर के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, लिख के कम्युनिकेट करते हैं। और क्योंकि वो इस हद तक उनका रिलेशनशिप आपस में टॉक्सिक हो चुका है कि वो बात करते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है। और ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे अहम फैसला होता है वो आपके लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन होती है, ठीक है। और क्योंकि एक बंदा जिसके साथ अपने अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी, जो आपकी कॉन्शियस लाइफ जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मोस्टली शादी तक पहुंचते तक हमें से मोस्टली लोग जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। मोस्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन हियर, ऑल दो अब शादियां जो हैं वो लेट एज में, मेच्योर एज में जाके हो रही हैं, लेकिन पहले ऐसा ही था कि लड़कियों की यंग एज में शादी हो जाती थी। वैसे भी लाइक हम अगर लेट्स से कि कोई मेच्योर एज में भी आपकी शादी हो रही है, आपका मोस्ट टाइम जो है वो आपने उसमें से लाउबाली में, बचपन में और उस तरह से गुजारा होता है। सो द थिंग इज़ कि आपने अपनी मेच्योर एज एक बंदे के साथ गुजारनी है, आपने उस बंदे के साथ अपने बच्चे शेयर करने हैं मोस्ट प्रोबेबली, आपने उस इंसान के साथ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, आपने उस इंसान के साथ वोकेशंस गुजारनी है, आपने उस इंसान के साथ बेडरूम शेयर करना है, आपने उस बंदे के साथ कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपने उस इंसान के साथ शेयर करनी है। एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वो रिलेशनशिप है जिससे इस दुनिया का आगाज़ हुआ था। तो हमें इसमें सिलेक्शन ऑफ पार्टनर जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और आज मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगी। देखें, इनमें बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी हैं जिससे आप में से बहुत सारे जो लोग रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं या रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट को करते हैं, उनको शायद वो चीज़ें गलत भी लगें और आपको लगे कि बहुत सेकुलर और लिबरल बात कर रही है, बट बेयर विद मी, लिसन टू मी। अब हमारे माशरे में लाइक मंगनी, वी नो कि मंगनी, लेट्स से कि आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है, तो मंगनी के बाद जो है वो लड़का लड़की बात करते ही करते हैं आपस में, और वी आर ओके विद दैट, दैट इज सॉर्ट ऑफ अप्रूव्ड कि हाँ इनकी शादी होने वाली है। इट्स नॉट, इट इजंट इट डेटिंग, क्या वो डेटिंग में नहीं आती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पार्टनर की सिलेक्शन से पहले, अरेंज मैरिज है अगर आपकी, लव मैरिज नहीं है, लव मैरिज में ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफरेंट, और अरेंज मैरिज में आपको
आपके पेरेंट्स आपके लिए चूज़ कर रहे होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप एक ही दफ़ा में इस नीयत से मत जाएं कि आपने बस अब लड़की को पसंद करना है या ना पसंद करना है। और हम एक दफ़ा में एक इंसान के बारे में कितना जान सकते हैं? पहली लुक में, पहली कन्वर्सेशन में हम कितना किसी इंसान को जान सकते हैं? द आंसर इज़ वेरी वेरी लिटिल, और मे बी पहली दफ़ा में तो वो इंसान जो है वो असल में सामने उस तरह से आएगा भी नहीं। और क्योंकि अगेन हमारी शादियां लेट एज में हो रही हैं, मोस्टली लड़कों की, लड़कियों की, हमारे अंदर पहले से इतनी ज़्यादा डेस्परेशन होती है, वी जस्ट वांट टू सेटल डाउन। और हमें होता है कि जो मिल रहा है उस वक्त, क्योंकि हमें डेस्परेशन होती है, तो जो मिल रहा होता है हमें उसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हम जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करते, और हम जल्दी से बस हाँ बोल देते हैं या ना बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें पहली नज़र में नज़र आ रहा है। और अगेन क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारी जो सबसे पहली वजह होती है किसी को सिलेक्ट करने की, वो उस इंसान की वैल्यूज़ नहीं होती, वो यूजुअली जो उसकी नज़र आने वाली वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं। अब जैसे लेट्स से अगर एक लड़की के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लड़का जो है वो रिलीजियस हो, रिलीजियस वैल्यूज़ हों, अब वो रिलीजियस वैल्यूज़ में उसकी पहली चीज़ क्या नोटिस करेगी? दाढ़ी रखी हुई है लड़का, नमाज पढ़ता है, ये चीज़ देखते हैं। इसी तरह से अगर लड़के के लिए दीनदार लड़की इंपॉर्टेंट है, वो क्या देखेगा? आलिमा हो या लेट्स से हाफिज़ा हो या पर्दा करती हो। अब मेरी नज़र में पर्दा और दाढ़ी दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा पैरामीटर है, बहुत छोटा सा, जो कि अगेन विजुअल है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के यहाँ उसका रिवॉर्ड है, बट एक इंसान की सिर्फ दाढ़ी देख के आप उसके करैक्टर या उसकी इस्लामिक वैल्यूज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेट्स से लड़की पर्दा करती है, लेकिन वो उस तरह से, और ठीक है करैक्टर भी उसका अच्छा है, किरदार इन द सेंस कि वो शरीफ लड़की है, लेकिन उसका इखलाक बुरा है, वो इंतहाई सड़ियल है, उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से एक बंदा जो है वो रिलीजियस है दिखने में, नमाज़ें भी पढ़ता है, लेकिन उसका टेम्पर बहुत लूज़ है, ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ दिखने में, हम जैसे ब्यूटी की लड़की खूबसूरत है, मॉडर्न है, एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वन थिंग जो आदमियों को, आई नो एवरी सिंगल पर्सन लाइक्स ब्यूटी, आदमियों को खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, और इस एक चीज़ पे आके आदमी हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, स्पेशली जब वो पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उनको एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की नज़र आ जाती है, और अगर आपकी अगेन प्रेफरेंस में भी है, जो कि मोस्टली आदमियों की एज ए सेड होती है, वो उस पर सेटल कर लेंगे, वो कहेंगे बस सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड ये चीज़ ब्यूटी जो है ना, वो बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है हमें। ये चीज़ें बहुत बहुत अहम हैं, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं पिछले 10 साल से औरतों के साथ स्पेशली, और कपल्स के साथ डील कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैरिजेस किस वजह से टूटती हैं, मैं देखती हूँ कि सिलेक्शन ऑफ पार्टनर में लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैं देखती हूँ शादी के बाद क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले से अगर हम थोड़ा सा केयरफुल होते, माइंडफुल होते, अवेयर होते, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे। उस वक़्त हमने हर रेड फ्लैग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बल्कि रेड फ्लैग को देखने की कोशिश ही नहीं की हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फ्लैग्स ढूंढ रहे थे, हम वो रीजंस ढूंढ रहे थे जिसकी बेसिस पे हम शादी कर सकें। और बाद में जब हम साथ रह रहे हैं, मुसलसल एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन हो रही है, और उसकी बेसिस पे रिलेशनशिप ख़राब होता है, और बच्चे जब इक्वेशन में ऐड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्योंकि लेट्स एडमिट इट, हम सेपरेट हो भी जाएं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे चीज़ दे दी है, लेकिन हमारे बच्चों की कभी सेपरेशन नहीं होती। और हमारे मुल्क में सेपरेशन इज़ सच अ डिफ़िकल्ट थिंग, लोग एक ग्रेसफुल तरीके से नहीं होते, और उसमें बच्चे और भी ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ख़वातीन को, उनको एक हस्बैंड मिल सकता है, लड़कों को एक नई बीवी मिल सकती है, लेकिन बच्चों को, उनका बच्चे जिस भी पेरेंट के साथ रह रहे हैं, उनका जो दूसरा पेरेंट है जो उनके साथ नहीं रह रहा, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। और बच्चों को फादर्स और मदर्स दोनों की ज़रूरत होती है। जिस बंदे के साथ आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपको बहुत सोच समझ के उस पार्टनर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अब बात को मैं वापस वहीं पे लेके जाती हूँ कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो आप किसी सरपरस्त की मौजूदगी में आप टाइम गुजारें डिफरेंट सिचुएशंस में। एक मीटिंग ना करें, 2 मीटिंग ना करें, 3 ना करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, और आप डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करें, आप डिफरेंट
आपकी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें कि आप जैसे सिचुएशन ये कि अगर कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप दूसरे बंदे को दे सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन में आपको रहना पड़े तो आप क्या करेंगे, ठीक है। फाइनेंसिस को डिस्कस करें, आप बच्चों को किस तरह से रेस करना चाहते हैं आप उस तरह से डिस्कस करें। अगर आपको एक बंदी जो है वो पसंद नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डाल रही है और आप पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर आप उसको उसी चीज़ से रोकते हैं, तो ये पहले से सोचें और ये बात पहले से डिस्कस करें। क्योंकि एज आई सेड कि हम उस वक्त इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन वो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होती है, एंड लेट्स एक्सेप्ट दैट इज़ वेल कि ठीक है भाई वो है, वो शी इज़ हु शी इज़, वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती और फिर वो चीज़ मुसलसल अगेन फ्रिक्शन पैदा करना शुरू हो जाती है। आप उसको वो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ को रेजिस्ट करती है। जैसे आपके लिए हिजाब इंपॉर्टेंट है, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो जो है वो हिजाब नहीं करना चाह रही और वो पहले नहीं करती थी और आपने उसको उसके साथ एक्सेप्ट किया और बाद में आप वो चीज़ उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। तीसरी चीज़ ये कि जैसे अब जॉब के मामले में बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनकी आगे करियर को लेके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, क्योंकि वालिदैन बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम, एनर्जी अपनी बेटियों की तालीम पे खर्च कर रहे हैं और वो बेटियों और बेटों को एक ही तरह से रेस कर रहे हैं। तो लड़कियां जो हैं वो उसी तरह से अपने फ्यूचर को सोच रही होती हैं जिस तरह से एक आदमी सोच रहा होता है। अब आदमी जो है वो उसको एक ट्रेडिशनल वाइफ चाहिए जो घर में उसका ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, वो घर आए तो उसको गरम गरम खाना मिले, उसको प्रेस हुए हुए कपड़े मिलें, चाहे वो खुद कर रही है किसी से करवा रही है, लेकिन उसकी चीज़ें सारी इस तरह की सॉर्टेड हों। और लड़की जो है वो उसका बिल्कुल भी ऐसा कोई दिमाग नहीं है, वो घरेलू नहीं है, उसने वो चीज़ें कभी की नहीं है। अब यहाँ पे आके एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। इस तरह से छोटी से लेके बड़ी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर कर रही होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पहले से डिस्कस नहीं करते। तो आपने अगर पार्टनर सेलेक्ट करना है तो अपनी तैयारी करें, पहले मेंटल अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए उनको पेपर के ऊपर नोट डाउन करें। कौन सी चीज़ें आपके लिए डील ब्रेकर हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए डील ब्रेकर नहीं हैं, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उन चीज़ों में डिस्कशन करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। और जब आपको लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से 100 चीज़ें या 10 में से 10 चीज़ें आपकी जो हैं वो पूरी होंगी, ऐसा हार्डली होता है कि आप दो ऐसे लोग आपस में मिलें, लेकिन लेट्स से कि अगर आप 7-8 तक आ जाते हैं और 9 पे आ जाएं तो दैट इज़ मोर देन गुड इनफ। तो बिस्मिल्लाह करें और फिर आगे बढ़ें इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक सबसे अहम मरहला है, इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। एक दफ़ा आपने इसको माइंडफुली होश के साथ, जोश की बजाय होश से काम लेना है, अपने जज्बात की बजाय अपनी इंटेलेक्ट से काम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके इंटेलेक्ट और इमोशंस को साथ लेके चलें और फिर आप देखें कि इंशाल्लाह आप जो भी पार्टनर सेलेक्ट करेंगे मोर और लेस वो वही होगा जिसको आपने सिलेक्ट किया या जिसको आपने सोचा था, बजाय इसके कि हमारी आजकल जिस तरह से सिलेक्शन होती है दैट इज़ वेरी वेरी पुअर। हम बहुत इमेच्योर तरीके से करते हैं और उसमें फिर ये होता है कि दो ऐसे लोग जो कि दोनों अपनी जगह पे बुरे नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे के लिए बहुत बुरे होते हैं और उसमें फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। और मतलब आई ऑनेस्टली सीन शादी के लिटरली अगले दिन जो होती हैं लड़कियां, दे आर कंसिडरिंग ऑफ डिवोर्स। एंड आई एम श्योर शायद आदमियों का इतना नहीं, बिकॉज एज आई नो ह्यूमन साइकोलॉजी एंड अ मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी एज वेल, एंड आई ऑफ्टन डिस्कस दिस विद माई हस्बैंड एज वेल। ही सेज कि अगर औरतों के हाथ में तलाक वाली ऑप्शन होती ना तो हर दूसरा बंदा डिवोर्स बैठा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने आदमी को एक, एंड आई एग्री विद दैट, दी हुई है कि वो फिर भी समझता है या वो उसके अंदर सब्र होता है। लेकिन औरतें क्योंकि इमोशनल होती हैं और जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो उस वक्त वो अपनी इंटेलेक्ट को समहाउ यूज़ नहीं कर पाती और दे आर टू क्विक टू टेक दिस डिसीजन कि डिवोर्स चाहिए। एंड वी हैव सीन दिस कि एवर सिंस औरतों के पास ये राइट आया है खुला वाला, दे आर ओवर यूजिंग इट और बहुत सारी ख़वातीन को बाद में बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और उनको अंदाज़ा होता है कि जो उन्होंने सोचा था कि डिवोर्स के बाद उनको सुकून मिल जाएगा वो उनको नहीं मिलता, बल्कि चीज़ें उसके ऑपोजिट होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। अगैन मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस जहाँ नेसेसरी होता है डिवोर्स होना वहाँ होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे डिवोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे डिवोर्स हो जाती है। सो डिवोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसकी किसी वजह से ही एक हमें इजाज़त दी गई है, लेकिन ये कि इसको ओवरली यूज़ किया जा रहा है और मिस यूज़ किया जा रहा है। तो खैर बात यह है कि अपने पार्टनर को, अगर मैं इस पूरे के पूरे को समराइज़ करूं तो अपनी जो सिलेक्शन है आपकी पार्टनर की उस पर आपको बहुत सारा
यू नीड टू गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट, ठीक है, और अपना टाइम लें, सेटल नहीं करें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं इस बंदे के लिए हाँ इसलिए तो नहीं कह रहा क्योंकि आई जस्ट वांट टू सेटल. दिस इज बिकमिंग वेरी कॉमन नाउ. And as I told you guys, the reason behind that is, again, we are living in a hypersexual environment जिसमें we just want to settle, we want to get married. और again दूसरी बहुत बड़ी वजह, क्योंकि हमारी शादियां पहले ही लेट कर रहे हैं वालिदैन, लड़कियों की भी लेट हो रही है, लड़कों की भी लेट हो रही है, तो उनको होता है बस जो भी मिल रहा है बस बिस्मिल्लाह करें और बस शादी कर लें. और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें उनको जो बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बिल्कुल बैक बर्नर पर डाल देते हैं, हम उनको नहीं सोचते, हम उनके बारे में बिल्कुल भी अपने रिफ्लेक्ट नहीं करते, या हम उसकी रिपरकशंस और उन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं. सो येस, please choose your partner very, very wisely, because this is one of the most important decisions of your life. And if you make it right, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है. स्ट्रगल्स भी आप कर रहे हैं, स्ट्रगल्स में से गुजर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू आर टुगेदर, यू हैव ईच अदर्स बैक, you are more like companions, and there is nothing more beautiful than that. I assure you that. If you haven't subscribed to the channel, please do, and let me know about your opinion in the comments section. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.